बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ बताया था। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, ख़ास तौर से अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें, और बेंजीन रिंग में यदि रेजोनेंस हो रहा है और उसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है, उस ग्रुप की वजह से रेजोनेंस प्रभाव हो रहा है, वो प्लस आर हो या माइनस आर हो, लेकिन यदि उसकी ऑर्थो पोजीशन पर हम कोई ग्रुप लगा दें, मैं आपको दो बातें क्लियर कर दूं। कि ऑर्थो इफेक्ट इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो इफेक्ट इन एसिडिक स्ट्रेंथ, this effect is studied in case of aromatic acid, like benzoic acid, due to this effect, acidic strength increases in comparison to मेटा और पैरा डेरिवेटिव। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर मैं बेंजोइक एसिड की बात करूं, सो दिस वन इज बेंजोइक एसिड जेंटलमैन। अगर इस बेंजोइक एसिड में से मैं प्रोटॉन का रिमूवल कर दूं, तो प्रोटॉन का रिमूवल होने के बाद ये जो एनाइन बनता है, दिस एनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। SBr, this anion is stabilized by resonance, but यदि इस बेंजोइक एसिड में मैं ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दूं, ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दूं, G इज अ ग्रुप, वो ग्रुप EWG हो सकता है या EDG हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो ग्रुप आपने लगाया है
वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो बल्की ग्रुप है, तो इस बल्की ग्रुप की स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, ड्यू टू बल्की ग्रुप हिंड्रेंस, ये जो ग्रुप होता है ये प्लेन के बाहर चला जाता है। और जब ये ग्रुप प्लेन के बाहर चला जाता है तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। आसानी से ये H+ यहाँ से जो है निकलने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पे ये रेजोनेंस होता है नॉर्मली। तो ड्यू टू बल्की ग्रुप हिंड्रेंस, दिस इफेक्ट is called ऑर्थो इफेक्ट। और इस ऑर्थो इफेक्ट के चलते, इस ऑर्थो इफेक्ट के चलते this is more stronger acid than benzoic acid. मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मिथाइल, इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर ये लगा देने पर, और इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्थो इफेक्ट के चलते जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एरोमेटिक एसिड में, वो क्या होती है, बढ़ जाती है भाई। ग्रुप चाहे EWG हो या EDG हो। इसी प्रकार से अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो बेसिक स्ट्रेंथ में अगर हम एरोमेटिक एमाइंस की बात करें, तो एरोमेटिक एमाइंस के केस में जैसे मैं एनिलीन की बात करूं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसे मैं बोलूंगा एनिलीनियम आयन।
और ये एनिलीन। तो प्रोटॉन को जो आसानी से एक्सेप्ट कर जाए वो अच्छा बेस माना जाता है। लेकिन अगर इसी एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दिया जाए, ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दिया जाए, G इज अ तो ऑर्थो पोजीशन पर जब ग्रुप लगता है तो फिर ये ग्रुप स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये H+ और इसका जो कोलिजन होता है उसको ये रोकता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है कोलिजन बिटवीन NH2 and H+ can be prevent cannot be easy due to the presence of G. This effect is called ortho effect in amines. तो इस इफेक्ट के चलते सो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज कर जाती है। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर मिथाइल लगा दिया जाए, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन का यहाँ पर जाना प्रोटोनेशन बोलते हैं। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। कोई प्रोटॉन ले लेता है तो उसे बोलते हैं प्रोटोनेशन। इस जी के आने से प्रोटॉन का जुड़ना क्या हुआ? टफ हुआ। नो प्रोटोनेशन, या प्रोटोनेशन क्या हो गया? कम हो गया। प्रोटोनेशन becomes tough, becomes difficult। तो प्रोटोनेशन जब डिफिकल्ट हो गया तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टीरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। इसी को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्टीरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। शॉर्ट में बोलते हैं SIP। तो कहीं पर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ में, इस बात को आपको ध्यान रखना है, SIP स्टीरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या हो जाता है? टफ हो जाता है और इसी के चलते बेसिक स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। और एनिलीन में प्रोटोनेशन
इसे आप ऑर्थो इफेक्ट बोलो या SIP बोलो, तो आपने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ऑर्थो इफेक्ट से कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ पे भी फर्क पड़ता है। तो आप बहुत ही ध्यान से बात को समझ लें कि रेजोनेंस के चलते रेजोनेंस जो इफेक्ट है जिसको आप मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट कितने मतलब आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे बड़ा रोल प्ले कोई इफेक्ट शायद यह करता हो। मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस, अ बंडल ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के चलते हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या क्या करता है। मतलब समझो आप स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बेनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनके बारे में भी बताया। बॉन्ड लेंथ, रेजोनेंस होता है तो सिंगल बॉन्ड डबल हो जाता है, जेंटलमैन डबल सिंगल हो जाता है। बॉन्ड लेंथ परिवर्तित होती है, बॉन्ड लेंथ परिवर्तित होगी तो बॉन्ड एनर्जी परिवर्तित होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ परिवर्तित होगी। एरोमेटिसिटी को भी बता सकते हैं आप रेजोनेंस के चलते। फोर्थ फैक्टर एरोमेटिसिटी में हम 3 बातें करते हैं कि या तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, या कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है, और या फिर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक को डबल ए लिखूंगा मैं शॉर्ट में, NA लिखूंगा और इसे ए लिखूंगा। एरोमेटिक कंपाउंड में कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। मस्ट बी प्लेनर, each atom be sp2 hybridized, sometimes it may be sp।
साइक्लिक रेजोनेंस must be present और इसमें 5वां पॉइंट आएगा हकल्स रूल बी फॉलोड। जेंटलमैन, पहला पॉइंट मैंने लिखा कि कंपाउंड्स मस्ट बी साइक्लिक, दूसरा पॉइंट लिखा कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ईच एटम बी sp2 हाइब्रिडाइज, समटाइम्स इट मे बी sp, साइक्लिक रेजोनेंस मस्ट बी प्रेजेंट, और 5वां पॉइंट लिखा हकल्स रूल बी फॉलोड। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, according to Huckel's rule, 4n plus 2 pi electrons must be present. Four n plus 2 pi electrons must be present where n is equals to 0, that is 2 pi electrons, n is equals to 1, that is 6 pi electrons, n is equals to 2, that is 10 pi electrons, और 2 pi electrons, 6 pi electrons, मतलब तो पेयर ऑफ odd पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड नंबर का पेयर आया 1, 6 मतलब 3 पेयर, 5 और ऐसे इधर आएंगे 7 पेयर। अगर n इज इक्वल्स टू मैं 3 रख दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एरोमेटिक आपको कंपाउंड कब कहना है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ईच एटम बी sp2 हाइब्रिडाइज, समटाइम्स इट मे बी sp, साइक्लिक रेजोनेंस मस्ट बी प्रेजेंट। नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या होगा, compound which do not follow any of the rules from A to E are called non-aromatic compound। ऐसा कोई भी कंपाउंड आपको चेक करना आना चाहिए। एरोमेटिक की कंडीशन मैंने लिख दी, नॉन एरोमेटिक
नॉन एरोमेटिक में लिखा है क्लियरली कि कंपाउंड्स विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स फ्रॉम ए टू ई। यदि कोई भी कंपाउंड ए से ई तक, कितने रूल हैं साहब? 5 रूल हैं। कितने रूल हैं? 5। ए से ई तक लिखे गए 5, देखो ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, इसे और समझ गए। ए से ई तक लिखे गए 5 रूल में से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में क्या करना है कि एंटी एरोमेटिक में क्या ध्यान देना है कि कंपाउंड must be cyclic, planar, Huckel's rule followed, but have 4n pi electrons, not 4n plus 2, 4n pi electrons। n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल्स टू 2 होगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल्स टू 3 होगा तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर मैं बात करूं इवन नंबर, यहाँ ऑड नंबर था, ठीक है ना, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पेयर, आप बात को समझो, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब एक पेयर होगा, इसलिए मैंने एक पेयर लिखा है, समझो बात को। 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब कितने पेयर है? 3। तो ये नंबर्स क्या हैं? दीज नंबर्स आर ऑड, दीज नंबर्स आर ऑड। लेकिन यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर होंगे? 2। तो ये जो पेयर मिलेंगे ये इवन नंबर ऑफ पेयर पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पेयर हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इस तरह से। तो बड़ी ध्यान देने वाली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि साइक्लिक रेजोनेंस होगा, कंपाउंड साइक्लिक होगा तो वो एरोमेटिक हो सकता है, प्लेनर होगा तो वो एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। लेकिन इनमें से किसी भी रूल को, अगर जो सबसे महत्वपूर्ण रूल है कि कौन एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक को अलग करता है, वो है हकल रूल। एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग यदि किसी कंपाउंड में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हकल रूल को फॉलो करता है, लेकिन वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। यदि किसी में 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो हकल रूल को फॉलो करता है, लेकिन वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। समझने वाली बात ये है प्यारे बच्चों कि स्टेबिलिटी को यदि ध्यान में रखना है तो एरोमेटिक से जबरदस्त कोई कहानी नहीं है केमिस्ट्री में। तो अगर आप कंपाउंड की स्टेबिलिटी, हम एरोमेटिसिटी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रेजोनेंस आया और अगले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में हम बेंजीन पढ़ते ही है तो वो वहाँ लिखा रहता है एरोमेटिसिटी, हकल रूल। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि किसी कंपाउंड में हमने एरोमेटिक कैरेक्टर की बात की तो एरोमेटिक कैरेक्टर अपने साथ स्टेबिलिटी को हमेशा लेके आता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर
एरोमेटिक एरोमेटिक के बाद अगर स्टेबिलिटी आएगी तो नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक के बाद अगर स्टेबिलिटी आएगी तो एंटी एरोमेटिक। ध्यान देने वाली बात है, स्टेबिलिटी में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान के चलिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें ये वाला जो एटम है और ये वाला जो एटम है और ये वाला जो एटम है भाई साइक्लिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो जैसे ही इस कंपाउंड को हमने देखा और इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। सॉरी, ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। इस कंपाउंड को देखिए आप, साइक्लिक है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, लेकिन ये कार्बन sp3 हो गया और ये sp3 हो गया, तो साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। और यदि साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, और अगर ये प्लेनर नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक हुआ। ये भी कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। कर लेंगे आप। ये देखें, इसमें ये कंपाउंड साइक्लिक है, ये sp2, ये sp2, ये sp2 कार्बोकेटाइन है ना, तो ये प्लेनर है, sp2 है, साइक्लिक रेजोनेंस है। हकल रूल को देखें तो हकल रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे गिनते हैं, पाई बॉन्ड एक ही है और उसमें इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो 4n+2 = 2 हो गया, तो 4n = क्या हो गया, 0। तो n = क्या हो गया, 0। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया साहब। इसमें देखते हैं नेगेटिव चार्ज का हमेशा मतलब ध्यान रखें कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या एक पाई बॉन्ड, इन तीनों का मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए, ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है,
और ये रेजोनेंस में जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, प्लेनर हो गया, रेजोनेंस है 4n+2 इज इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो 4n + 2 4n पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितने हैं? 4n इज इक्वल्स टू कितना आ रहा? 1। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ध्यान देने वाली बात ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी जेंटलमैन, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी, और यदि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो वो स्टेबिलिटी में सबसे पीछे जाएगा। ये बताना है कि एंटी एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है। देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, नो प्रॉब्लम। पहले हम पाई इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देने वाली बात ये है जेंटलमैन, इसमें ये जो एटम है वो sp3 हो गया। ध्यान दें, इसमें ये एटम sp3 हो गया। तो जैसे ही एटम sp3 हुआ तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। साइक्लिक रेजोनेंस है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। इधर देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड ये कंपाउंड 4n+2 इज इक्वल्स टू 6 हो गया। तो 4n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मतलब ये कंपाउंड
क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल संख्या ऑड में आ जाए तो हम एरोमेटिक की तरफ जाते हैं, और अगर इवन में आ जाए तो सामान्यतः हम किसकी तरफ जाते हैं, एंटी एरोमेटिक की तरफ चले जाते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको चेक करना आना चाहिए कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये साइक्लोपेंटाडाइईन, देखिए इसमें देखेंगे तो ये sp3 आ गया, चेक कर लो कि ये तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया जेंटलमैन। इसमें रेजोनेंस भी हो रहा। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या आया, क्या आया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें कितने आ रहे हैं, 4n+2, ये भी एरोमेटिक हो गया। इसमें 4 आ रहे हैं तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कौन एरोमेटिक होगा और कौन एंटी एरोमेटिक होगा जेंटलमैन। तो रेजोनेंस के चलते, रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि रेजोनेंस के चलते हम एसिडिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस के चलते हम बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस के चलते हम बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चन कर सकते हैं, SIP की चर्चा कर सकते हैं, SIR की चर्चा कर सकते हैं, ऑर्थो इफेक्ट की चर्चा कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी की चर्चा कर सकते हैं। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। और रेजोनेंस प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 प्रकार का होता है। बची हुई कुछ चीज़ें जो होंगी वो हम रिएक्शंस करते समय सीखेंगे और ज़्यादा डिटेल में, लेकिन अभी आप इसको अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट।